बीएलए के धमाके में मारा गया पाकिस्तानी मेजर। वाहन को निशाना बनाकर प्लांट की गई थी आईडी। क्वेटा में बीएलए ने असीम मुनीर के ऑफिसर को मारा। आए दिन ये खबरें आ रही हैं कैप्टन श्याम। कितनी और देर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वाकई अपनी आजादी का झंडा फहरा देगा और पाकिस्तान खड़े खड़े देखता रहेगा? देखिए, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बहुत भय के हिसाब से जी रही है बलूचिस्तान में। लगातार उनको देखिए कहीं अटैक हो जाता है, कभी उनकी ट्रेन को वो कब्जे में ले लेते हैं, कभी उनके आर्मी वाले को कैप्चर कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एक मेजर को मारना। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि बलूचिस्तान के जो उनके जो बीएलए है वो काफी सशक्त है और उसको लोकल सपोर्ट पूरा मिल रहा है एक तरह से, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी। और ये रोज की घटनाएं इनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित कर रही हैं, अपनी भविष्य के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए इनको स्थापित भी कर रही हैं। और ये अपने आप को चाहते हैं कि अपने आप को उस न्यूज में रखें। अगर ये न्यूज में रहेंगे, क्योंकि बहुत साल से उनको दबाया गया है और वो सारी जो घबराहट उनके अंदर थी वो निकल के आ रही है। तो ये जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है ये वो लगातार मेंटेन रख रहे हैं। और पाकिस्तान तो दुम दबाए आर्मी उनके वहां से भाग रही है क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं है। इसलिए आज न कल ये टूटना ही है। चाइना चाहे कितना भी कर ले, वहां पे आके वो एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में रहेगा। बीएलए अपना कामयाबी लेकिन मेजर गौरव आर्य, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने ऑपरेशन बाम चलाया था अभी बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने, और अभी ये आप देख रहे हैं ऑपरेशन तो उन्होंने समाप्त किया लेकिन कार्रवाई जारी है। ये मुझको याद दिला रहा है कि किसी एक बच्चे को रोज मार पड़ा करती थी और उसको स्कूल में जब इसी तरह की मार पड़ी तो कहा गया ये सजा मिली है तुमको। तो उसने घर में आके बताया वो जो आप करते हैं मेरे गाल पे रोज, वो असल में स्कूल में उसको सजा नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ ऑपरेशन बाम जो है ये समाप्त होने के बाद भी मुझको लगता है इंटेंसिटी तो वही ऑपरेशन वाली है। नहीं, ऑपरेशन बाम जो किया था उन्होंने एक खास मकसद के लिए किया था और उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल मकसद था ये करने का। दो इट वाज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, बट उन्होंने बोला कि इसके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल थे। ऑपरेशन बाम खत्म करने के बाद वो तो देखिए, ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं इनका तो चल रहा है मामला, आज से नहीं कई दशकों से, दिहाइयों से इनका चल रहा है, आगे भी चलेगा। और अब इनको ना, मैं आपको बताता हूं क्या है, इनको उम्मीद मिल गई है बहुत बड़ी। सबसे बड़ी जो उम्मीद मिली है बलोचों को, ये मिली है पॉलिटिकल लीडरशिप की, डॉक्टर महारंग बलोच की सूरत में, कि नाउ वी हैव पॉलिटिकल लीडरशिप। डॉक्टर महारंग बलोच वायलेंस की बात नहीं करती हैं, शी टॉक्स अबाउट पीस। However, they have now got a leader that they look up to. तो अब ये रुकेगा नहीं ये मामला, अब आप देखिएगा। और मैं बात कर रहा हूं जुलाई के महीने की, अगस्त की और सितंबर की। आप देख लीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन आपके, आप समझ लीजिए करीब 75 दिन है बाकी, 75-70 दिन, 70 डेज मैक्सिमम। आप देखना इन 70 डेज में बांग्लादेश, ये माफ कीजिएगा, आपके बलूचिस्तान में क्या तांडव होता है, आप देख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस हैं, जिसमें खास तौर से आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका तालमेल बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ये आपको दिख जाएगा। आप सितंबर एंड तक देखिए क्या होता है आपके सामने। आज मैंने बोल दिया आपकी शो पे, देख लेना। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन एक तरीके से समझ लीजिए। ये डॉट्स कनेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट्स यहां जो बोलते हैं वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 75 दिन बलूचिस्तान के लिए बड़े डिफाइनिंग होंगे, पाकिस्तान के लिए बड़े निर्णायक होंगे। और आसमान में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत। भारत पहुंचे 3 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर। साल के आखिर तक 3 और अपाचे आएंगे। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर इनकी तैनाती शुरू। अपाचे किन मायनों में खास है? पहले से ही भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। एयरफोर्स के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में वो हिस्सा भी ले चुके हैं। लेकिन ये और क्यों चाहिए और इससे क्या बदलेगा? मार्शल श्रीवास्तव, इनको हम लोग टैंक बस्टर्स बोलते हैं। अच्छा, टैंक बस्टर्स मतलब टैंक के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। इनमें हेलफायर मिसाइल्स भी हैं, इनमें स्टिंगर भी लग सकती है, 30 mm गन्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, सब फायर कर सकते हैं। और ये अटैक हेलीकॉप्टर है, तो ये इस काम में आएगा कि जो, और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर जा सकता है, 21,000 फीट तक जा सकता है। इसका मतलब कहीं भी आप माउंटेनियस एरिया में या कहीं अटैक करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर्स उस एक गैप को फिलअप करता है। और वो गैप बहुत ज़रूरी है टू सपोर्ट आवर टैंक फॉर्मेशंस और इन्फेंट्री डिविजन्स। कैप्टन श्याम तो उड़ाते रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स जी। काश के वो दिन जब आप उड़ाते रहे हो अटैक हेलीकॉप्टर्स, अगर अपाचे भी आपके हाथ में होता, ऐसा लगता है क्या आपको? अपाचे लैंड बेस्ड अटैक हेलीकॉप्टर है और ऑल वेदर डार्क नाइट ऑपरेशंस कर सकता है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी है वो भी इसको बहुत माकूल बनाती है। और अटैक हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम क्षेत्र में बात करें तो हमारे पास सीकिंग 42 ब्रावो, जिसके पास टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेस और एयर टू सरफेस सी ईगल मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। 1991 से भारत में 89 में पहला इंडिजिनस पायलट हुआ सीकिंग का। और आज हम MH-60 ब्रावो उड़ा रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट एक अटैक हेलीकॉप्टर है मैरीटाइम सिनेरियो में। वो सब चीज, आप जो फेडक की बात करते हो, आप कंप्यूटर की बात करते हो, इंजन की बात करते हो, डबल कंट्रोल, फ्यूल कॉक, ये सारी चीजें ये इसमें भी होती हैं। और ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है अटैक हेलीकॉप्टर्स में। और इसको हम, हमारे भारतीय नौसेना और वायुसेना के लोग पूरी तरह से दक्ष हैं इस मामले में चलाने में।
दिनेश एक बात और ऐड कर दें, इसमें डीआरडीओ का ईडब्ल्यू स्वीट लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है अपाचे में। ये बहुत बड़ी बात है। इस मामले में इंडिजिनस है, क्योंकि जो आया था उसमें ईडब्ल्यू स्वीट नहीं था। ईडब्ल्यू स्वीट का होने का मतलब ये होता है कि आजकल आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारी जनता समझ गई है, पूरे जो हमारे दर्शक है सब जानते हैं, वो आपको सेव करता है और रडार सिग्नेचर भी इसका कम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो सूट चाहिए वो भारत ने अपना दिया। जैसे नई दुल्हन कहीं से आती है ना, तो वहां पर घर में आने के बाद कुछ चीजें ससुराल वालों की तरफ से दी जाती है, यहां पर ये ईडब्ल्यू, ये डीआरडीओ ने दिया है। और ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। खबर देखिए, हादसे में एक शख्स की मौत और कई घायल। दक्षिण पश्चिम में स्थित आबादान रिफाइनरी में आग लगी और आग लगने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। ये सैबोटाज है, एक्सीडेंट है, क्या है? ईरान में 3 दिनों समझ में नहीं आता ये जो हुआ है इसको हादसा माने या कहीं मोसाद का हाथ है। मेजर गौरव आर्य, नहीं देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे कि तेहरान में धमाका हो गया, तेहरान के बाहर। उसके पहले हमने डिस्कस करा था ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये इतने एक्सीडेंट तो नहीं हो सकते। दिस इज सर्टेनली नॉट एन एक्सीडेंट। तो मुझे तो नहीं लगता, या तो किसी ने डिलिबरेट करा है, मैं ये नहीं कहूंगा मोसाद ने करा है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो कर रहा है और लगातार कर रहा है, ईरान को अंदर से कमजोर कर रहा है। और ऐसा कभी ईरान के पास्ट में हुआ नहीं। ईरान में ऐसा हुआ है कि एक हादसा हुआ है, किसी को मार दिया, कुछ सैबोटाज कर दिया, फिर कुछ महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2-2 बार पिक्चर बदल रही है यहाँ पे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। मैं आप पूछ लीजिए जो आपके बाकी एक्सपर्ट्स हैं, दे विल टेल यू ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दिनेश, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ईरान में ऐसा हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी ये हैट्रिक टाइप के गिर रहे हैं विकेट। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, खासतौर से ईरान में। अगर आप किसी का रेजन डेट्रे पूछें, उसका मूल जिससे जीवन चल रहा हो वो पूछें, तो तेल ही है ईरान को जो चलाता है। तेल के बेसिस पर ही अगर पैसे ना हो तो तेल के बदले वो हथियार ले लेता है या दूसरी चीजें ले लेता है। ऐसे में तेल वाली जगहों पर हमला, मतलब ये कुछ तो मसला गंभीर है। पीके श्रीवास्तव सर, बिल्कुल गंभीर है। पिछले 7 दिन में 5 जगह हुआ है। ये अपने आप में कितनी, मतलब इस जो कॉन्सिडेंस कहते हैं ना, वी नेवर बिलीव इन कॉन्सिडेंसेस, दिस टू मच ऑफ कॉन्सिडेंस। जो आप कह रहे हैं, या तो मोसाद के ऊपर जो लग रहा है कि मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन है, या फिर वहां की जो डिससैटिस्फाइड पॉपुलेशन है उसका भी हाथ हो सकता है। मुझे वो गाना याद आ रहा है सर, जिंदगी इत्तेफाक है। कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। और अगली खबर देख लीजिए, नेतन्याहू पर अमेरिका का बहुत बड़ा अटैक। पागलों की तरह हमला कर रहे हैं नेतन्याहू। सीरिया पर हमले को लेकर भड़का अमेरिका। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा हर जगह बमबारी करते रहते हैं नेतन्याहू। ये एक ही है मेजर गौरव आर्य, मुझको लगता है, जिनको समझने में ट्रंप को भी दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जब ये कमेंट मैंने पढ़ा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अमेरिका को क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक बार जब जो बाइडेन ने वेपन्स मना करे थे ना 7 अक्टूबर के बाद, उन्होंने बोला था कि हम 2000 या 3000 पाउंड के बॉम्ब्स नहीं देंगे और हम वेपन सप्लाई कट ऑफ कर रहे हैं इजराइल को। तब नेतन्याहू का एक बयान आया था, कहता है कि इफ वी हैव टू फाइट, वी विल फाइट विद आवर फिंगर नेल्स। जो उंगली के नाखून है, हम अपने नाखूनों से लड़ेंगे अगर हमारे पास हथियार नहीं हुए, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। तो ये बात मैंने समझ ली है कि इनको ये टैरिफ, सैंक्शन, इन सब के बाद ये आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। इजराइल इस लेवल पे सोचता ही नहीं भाई। इजराइल जिस लेवल पे सोच रहा है वो ट्रंप के भी परे, और ट्रंप कंफ्यूज्ड है नेतन्याहू को देख के कि इसका कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा छोटा बच्चा है ये, और ये मेरा छोटा बच्चा मुझे पछाड़ी करके चाहिए। अच्छा, पूछता भी नहीं अटैक करने से पहले, ये कहता है मीडिया से तो पता लग ही जाएगा, तुम इतने तेज हो सोशल मीडिया में, somebody will tell you, चलो अभी अटैक करते हैं। इसने नहीं बताया, that is why they were surprised। जो इसका सीरिया में अटैक हुआ है, apparently he did not tell the Americans, he did not share with the Americans। ये तो ट्रंप मान चुके हैं। ये हाल के दिनों में जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया गया, ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि मुझे तो नहीं पता था कि ये शुरू होने वाला है। देखिए, इसमें 2 बात हो सकती है, कहना भी नहीं कहना भी, और ट्रंप का ट्रम्पेट आप जानते हैं। हाँ। तो इसको इस तरह से भी हम देखना चाहिए हमें कभी कभी, कि कहते तो हैं शुरू में ऊपर से कि आपने मुझे बताया नहीं, कुछ किया नहीं, और आपने दूसरी बात कही कि जिसकी दुखती रग है वही जाने। तो दोनों बातें, तो ये इजराइल की जब दुखती है तो वो मारता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि ट्रंप उसको संभालते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको, रशिया और यूक्रेन की बात आपने की, रायता फैलाने की बात, मेरा कंसर्न ओपिनियन एंड डिलिबरेटेड ये एक्शन है जब से शुरू हुई लड़ाई, कि कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई बाहर जाए। रशिया अपनी गोल के साथ लड़ता रहा 3 साल से, अभी भी वो नाटो को नहीं लड़ेगा। और इसी तरह से इजराइल ने, ये जो आपने देखा ना पेट्रोलियम पे अटैक, कोई भी ऐसे पेट्रोलियम फैक्ट्री पे अटैक नहीं हो रही है जो बाहर सप्लाई करती हो, कि आप पेट्रोल बाहर जाता हो जहां से। वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करना चाहता, सवाल ये है ना सर, भी नहीं किया था। नहीं, आप ज्यादा कंट्रोल तब कर सकते हैं जब सीमित समय के लिए कोई एक्शन हो रहा हो।
तब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसे 3-3 साल चलने वाले इस तरीके के युद्ध हो जाएंगे तो कितने बार आप कंट्रोल कर पाएंगे? और फिर ऐसे में कहीं पर ये परमाणु तक बात चली जाए या विश्व युद्ध तक चली जाए तो कैसे रोक? अगली खबर बता दूं सर, टाइम कम है। परमाणु वार्ता करने के लिए राजी हुआ ईरान। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की धमकी के बाद राजी। इस्तांबुल में परमाणु वार्ता करेंगे चारों देश। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी के बाद वार्ता। कुछ वार्ताएं तो मुझको लगता है सर, आओ वार्ता करें, यूं ही होता है। वार्ता करेंगे इसका मतलब यह है कि ईरान जो उसके अंदर उस तपिश को महसूस कर रहा है, जिस तरह से अंदर से और बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, और यूरोपियन प्रेशर पड़ने से, अमेरिकन प्रेशर पड़ने से, इजरायली अटैक से, इंटरनल जो ये इस तरह से हो रहे हैं, कैप्टन शाम ने बहुत ठीक से बताया कि भाई वो चीज जो बाहर एक्सपोर्ट करती है उसको छोड़ करके बाकी जगह हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज लेकिन ये दर्शाने के लिए हो रहा है कि ये आप मत करिए, ईरान को घुटने पे लाने के लिए। मेजर गौरव आर्य, इस बार कतर नहीं है, टर्की है। जी बिल्कुल, यही मुस्लिम उम्मा में जो वजन शिफ्ट होता रहता है। आपका बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन है कि इस बार कतर नहीं है, टर्की, और टर्की लीड कर रहा है। ये बात सही है आपकी। आई डोंट दिस थिंग। ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है आपका। ओह, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से आ रहा है तो वाकई कॉम्प्लीमेंट मानूंगा। और आखिरकार घर वापसी को तैयार F-35B 5 हफ्ते से केरल में मरम्मत का इंतजार कर रहा था। 37 दिन बाद कल उड़ान भरेगा F-35B। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़ा था ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B। वैसे जितना प्रचार होना था सर इसका, वहां खड़े खड़े वो हो लिया, हो गया है ना? अब इनका पूरा प्रचार और प्रसार हो चुका है। हाँ, प्रसार। ये कहते हैं रायता पूरा फैल गया है। अब F-35B की जब भी नाम किसी को सुनाई पड़ेगा तो पहले होता था कि F-35B आ गया, F-35B आ गया। अब होगा अच्छा नहीं, केवल पूछा जाएगा हाउ अबाउट केरला। और ये F-35B के लिए ये निश्चित रूप से पहले दिन से कहा जा रहा है। मेजर गौरव आर्य ने कहा कि तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। कौन सी सही है कौन सी नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है कि ये बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी है F-35B के लिए। अमेरिका कैसे इसको मैनेज करेगा? और देखिए, मैंने जैसे आपके सीरियल से भी शो से कहा था कि मैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा था जहां का मैं पायलट हूं, ऐसे सिचुएशन में दो बातें आपने कही कि वो गलती से आ गया, टोह लेने आ गया, किसी तरह से भी आ गया। एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए। भारत ने बहुत अच्छे संयम से इसको देखा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है कैप्टन शाम। मैं मानता हूं लंबी बात आपके जैसे लंबे कद के व्यक्ति के साथ मैं लंबी बात करता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है।